वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस नील सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सूर्य स्कूल रेवाड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मल्टीप्लायर। उस दिन मैंने आपको बताया था कि भाई इन मल्टीप्लायर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वो जो पहले पढ़ा था हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में, वो क्रेडिट मल्टीप्लायर है। दोनों मिक्स मत करिएगा। तो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन होती है कि भाई इनकम बढ़ रही है मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इधर इज इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम तो बढ़ रही है बट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है किससे? इन्वेस्टमेंट से। तो देखिए मैंने उस दिन आपको करके बताया था, इसको कभी भी सॉल्व करें तो k इजकल टू 1/1 माइनस MPC मान लें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा 2। सपोज़ आप डेल्टा आई आपका है 100 करोड़, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मल्टीप्लायर कितना आपके पास? 2। डेल्टा आई कितना लगा रहे हो? डेल्टा वाई अपने आप आ जाएगा k इंटू डेल्टा आई। तो 2 इंटू 100 कर देंगे हम लोग, तो 200 करोड़ आ जाएगा आंसर। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब इसके। देखिए 3 फॉर्मूलों का खेल है। क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि कैलकुलेट द, मैं बता देता हूँ आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, MPC निकालनी है, पता ही होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय ₹120 करोड़, और वैल्यू मल्टीप्लायर है मान लीजिए 4। तो इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, डेल्टा आई बढ़ रहा है, के है हमारे पास 4। आइए MPC निकालते हैं। वैसे तो आपके दिमाग में क्लिक होगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सबसे चीज़ ये होती है। तो MPC का फॉर्मूला लगाना है हमें, 1 माइनस MPC। तो हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर की जब वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे चीज़ें। तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर 120 करोड़ का कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो 4 1/1 माइनस MPC। तो 4 1 जा 4 माइनस 4 MPC हो जाएगा। ये मैथ्स से स्टूडेंट है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। माइनस 4 MPC इक्वल टू, प्लस इधर -4 प्लस का 1, -4 MPC इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/4। तो आंसर आ जाएगा भैया 0.75। दिस इज़ MPC। ये तरीका होता है निकालने का। जैसे आप MPS भी निकाल सकते हैं। कैसे करोगे? 1/1 माइनस MPC, तो क्या होता है दूसरा फॉर्मूला MPS। तो क्या ही निकालना है, तो कैसे निकालो? 1 माइनस 0.75, आंसर आ गया आपके पास 0.25। इससे भी आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ MPS ही निकालना है तो MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है भाई? 1 के। तो 1 माइनस MPC कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? MPS। तो 1 माइनस 0.75 कितना आ गया? 0.25। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से करना है आपको। देखिए और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹20 करोड़, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है डेल्टा आई कितने से? 20 करोड़ से। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेट इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़, और डेल्टा वाई भी इंक्रीज हो रही है 100 करोड़ से। कर सकते हो। हमारे को MPC निकालनी है, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। कैसे करोगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई निकाल लो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना है? 100 करोड़ है हमारे पास, और डेल्टा हमारे पास कितना है? 20। तो मल्टीप्लायर कितना आ गया भाई? 5। बताया था आपको 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है इसकी वैल्यू। कैसे करोगे? k इजकल टू 1/1 माइनस MPC। वही तरीका अपनाना है वापस से, 1 माइनस MPC। तो 5 1 जा 5 माइनस 5 MPC इजकल टू 1, माइनस 5 MPC इजकल टू माइनस के 5 प्लस का 1।
-5 MPC इक्वल टू -K4। आगे तो आप कर ही सकते हैं, खुद ही सॉल्व हो जाएगा क्या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे करोगे? आगे आपको सिर्फ इसको डिवाइड करना है 4 को 5 से, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो। MP से आएगी आपके पास 0.8, दिस इज MPC। ये तरीका होता है, इससे आप MPS भी निकाल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। अब आइए थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कभी कभार बहुत वैसे भी टिपिकल से भी आ जाते हैं, बट बहुत इजी होते हैं ये। ध्यान से देखिएगा, इनको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। इन एन इकॉनमी एस इजकल टू, सेविंग फंक्शन है, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, -50 + 0.5 वाई। एस इजकल टू -50 + 0.5 वाई, ये हमारे पास। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हैं इकनॉमी में, वो है 7000। अब निकालना क्या क्या है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई निकालना है। दूसरा हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो सी निकालना है। ये दो चीज़ें निकालनी है। आइए देखिए, इसको करते हैं, सिंपल है। सबसे पहली बात हमें पता है सेविंग किसके इक्वल होता है भाई? इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहली बात इक्वेशन लगेगी S इजकल टू -S बार + 1 - BY। ये सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है, मैंने बता दिया आपको। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, तो भैया ये इसकी कोई मैं S मान लेता हूँ ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ अगर मैं 7000 लिख दूँ तो बात सेम है, क्योंकि हम मान के चलते हैं सेविंग किसके इक्वल होता है? इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेविंग की इक्वेशन ध्यान रखो, और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। और सेविंग क्या बोल रही है? -S बार + 1 - BY। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, सेविंग इजकल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब 7000 इक्वल टू 7000, पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद एस क्या बोल रहा है? -50 + 0.5 वाई, मतलब 1 रुपये में से 50 पैसे खा लिए उसने, कंज्यूम कर लेता है। सेव कर लिए कितने? 50 पैसे। तो मैं 7000 सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, -50 ऑटोनॉमस सेविंग + 1 - 5 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही दे रखा है वो ये MPS ही होता है, माइनस किया हुआ है पूरा, दिस इज़ MPS, इसमें यही काम में आता है। और y कितना दे रखा है वो तो निकालना है, कर सकते हो। तो 7000 हमारे पास दे रखा है, 7000 यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस का इधर हो जाएगा + 0.5 y, ये प्लस का ही है। अब क्या करोगे? y इजकल टू 7050 अपॉन पॉइंट में 5। इतना तो सिंपल है, कर ही सकते हो। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 14100, 14,100। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब कंजम्पशन निकालना है दूसरा, ये भी तो है। दो चीज़ें निकालनी है हमारे को, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। इनकम तो हमने निकाल ली। सी का फॉर्मूला क्या होता है? y - S। अब y कितनी दे रखी है? अभी निकाली हमने 14,100। हमें पता है सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, तो -7000 कर दो। कितना आंसर आ गया? 7100। तरीका दूसरा भी हम इसी क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, C बार + BY। आइए करके दिखाता हूँ मैं। C बार इस -50 को इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन का भी माइनस में तो होता नहीं, तो ये +50 बन जाएगा। दोनों तरीके कर सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा हो। B MPC निकालना है, तो MPC + MPS किसके इक्वल होता है भाई?
यहाँ माइनस मत कर देना, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता, इस माइनस को माइनस इंटू करना पड़ेगा तभी जाके सी बार बनेगा। तो 1 माइनस एम पी एस, इसमें एम पी सी की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 माइनस 0.5 कितना आ गया आंसर 0.5 वाई कितना भाई 14,100। क्लियर है। 14,100 का हाफ कर दो कितना हो गया 7050 प्लस 50, आंसर आ गया 7100। तो दोनों तरीके से है, आप दोनों तरीके में से कोई सा ही फॉलो कर लो, पर स्टेप पहला स्टेप दूसरा स्टेप सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से भी आप सवाल कर सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि हमारे पास इकोनॉमी, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ गया तो सबसे पहले ये लगाना है, ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर गलती यही हो जाती है, हम वर्ड्स पे ध्यान ही देते हैं। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है हमको सी इक्वल टू 200 प्लस 0.7 वाई, नेट इनकम हमारे पास 1500 है, और इन्वेस्टमेंट हमारे को निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वाई माइनस सी। चाहो तो हम सेविंग निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है। तो हम करते हैं, देखिए वाई हमारे को कितनी दे रखी है वाई माइनस सी की इक्वेशन क्या होती है सी बार प्लस बी वाई। 1500 1500 माइनस सी बार कितना हमारे पास 200 प्लस 0.7 और 1500 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर 1050। 1500 माइनस 200 प्लस 0.7 कितना हो गया यहाँ पर 1050। 1500 माइनस कितना हो गया ये 1250, आंसर आ गया हमारे पास 250, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 वाई लिख लीजिएगा यहाँ पर 50 प्लस, सबसे पहले इक्वेशन ध्यान रखना, बोल रहा है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, और सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नेशन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास 6000, तो आए हमारे पास 6000। कैलकुलेट हमारे को निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशन इनकम, वाई निकालना है, सेविंग भी निकालनी है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम लोग y इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इनकम निकालनी है, तो y इक्वल टू सी की इक्वेशन थी सी बार प्लस बी वाई, और आय तो है ही, तो 50 प्लस 0.5 वाई प्लस आय, इन्वेस्टमेंट कितना देगा 6000, यह हो जाएगा y, इसमें 1 वाई माइनस 0.5 वाई मान सकता हूँ, ये हो जाएगा 6050। 0.5 वाई इक्वल टू 6050, ये वाई है, ध्यान रखना है चीज़ का। वाई इक्वल टू 6050 0.50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 12,100, दैट इज़ आपकी इनकम आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात सेविंग्स भी निकालनी है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब इसको ही वापस से माइनस एस बार चाहिए तो इस प्लस को इंटू कर दो, प्लस सी को इंटू करेंगे माइनस से, तो ये माइनस सी बार या एस बार कुछ भी बन सकता है, तो प्लस 50 को इंटू कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा माइनस 50 प्लस 1 माइनस बी। अब एम पी सी तो यहाँ पर काम में आता है, इधर एम पी सी काम में आता है, इसमें क्या काम में आता है एम पी एस, तो एम पी सी प्लस एम पी एस किसके इक्वल होता है भाई 1 के, तो 1 माइनस एम पी सी क्या हो जाएगा एम पी एस, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 वाई हमने कितनी निकाली है 12,100। अब इसका हाफ कर दें आप लोग, हो जाएगा हाफ, तो 12,100 का हाफ कर दें आप 6050
50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6050 माइनस 50 कितना आ जाएगा आपका आंसर 6000। तो 6050 प्लस माइनस का 50 आंसर आएगा आपका 6000। अब आंसर चेक करने का तरीका देखो, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, तो हमारे पास सेविंग भी कितनी है 6000, इन्वेस्टमेंट भी कितना है 6000। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बता देता हूँ, ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सेविंग इन्वेस्टमेंट का खेल है सारा, जब सेविंग बोल रहा है निकालने के लिए तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, बट तरीके ध्यान रखना, जब इनकम बोल रहा है तो अलग तरीका, सेविंग इस तरीके से निकलेगी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल लो, फिर वाई माइनस सी करो, फिर ऐसा आ जाएगा। डायरेक्ट भी ऐसा भी हो सकता है, सी निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो हमने ये स्टेप फॉलो कर लिया। देखते हैं भाई वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। हाँ देखिए, टेबल वाले क्वेश्चन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, एक आ जाता है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड वही सिचुएशन होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जब भी सप्लाई के इक्वल आ जाती है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना ऐसे भी आ सकता है, दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड, या इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपके पास। तो यही है इफेक्टिव डिमांड, जो एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल इक्वल आ जाती है किसके, एग्रीगेट डिमांड के। क्लियर है आपको यहाँ तक? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इफेक्टिव डिमांड में हमेशा सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड इसके इक्वल आ जाती है एग्रीगेट सप्लाई के। हो जाएगा। आइए वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर देखते हैं। देखिए वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के अंदर सबसे पहली बात मल्टीप्लायर की डेफिनेशन आएगी, ये ध्यान रखना। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर करने से पहले डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कई बार कि भाई इनकम इंक्रीज़ हो रही है और उससे ज़्यादा क्या इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, ठीक है। एज अ रिजल्टेंट इनकम इंक्रीजेज मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेशन से सिंपल यही है हमारे पास, एज इनकम इंक्रीजेज मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आएगा, अब कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, सब खुद ही करना पड़ेगा। डेफिनेशन आ जाएगी आपकी। सबसे पहली बात हम एक फॉर्मूला लेते हैं, k इजकल टू 1/1 माइनस MPC, या k इजकल टू 1/MPS ले लें। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दो कंडीशन है इसको करने के लिए। हमने क्या अज्यूम किया है, हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिया है, डेल्टा आई लिया है 100 करोड़, इंक्रीज़ हो रहा है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, इंक्रीज इन इनकम इज़ मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? इनकम तो बढ़ रही है, गलती मत करना। देखिए डेफिनेशन में, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, करते हैं। देखिए उसके बाद MPC कितना हमारे पास 0.5। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं डेल्टा वाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो करेंगे, देखिए k इजकल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.5 कितना आ गया हमारे पास 2। फिर k इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कर लेते हैं, आता ही होगा इतना करना। डेल्टा वाई आ जाएगा आपका 200 करोड़। इस तरीके से 200 करोड़ आपकी आ जाएगी डेल्टा आई या डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। अब देखिए इसको टेबल में भी शो करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो टेबल में शो करने के लिए सबसे पहली बात हम लोग लगाएंगे राउंड्स, वही क्रेडिट मल्टीप्लायर की तरह होगा ये आप इसको करेंगे तो 10 राउंड में ख़त्म हो जाएगा। डेल्टा आई डेल्टा वाई, सबसे पहले 100 करोड़ 100 करोड़ इनिशियल स्टेज में 100 करोड़ इनकम है, तो 100 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट करा होगा उसने। डेल्टा है, ध्यान रखना, डेल्टा वाई
यहाँ MPC हमने कितना ज्यूम किया भाई, 0.5। उसके बाद डेल्टा वाई में डेल्टा से हटा दें, डेल्टा एस तो बन जाता है लीकेजेस। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना। हमने एज्यूम किया MPC कितना है भाई, 0.5। 1 रुपये में से मतलब 50 पैसे कंज्यूम कर रहा है। करते हैं, देखिए 100 में से 50 हटा दो, कितना बचा 50। तो वंस मैंस स्पेंडिंग इज अनदर मैंस इनकम, ये लीकेज हो गया। अब आपने 50 रुपये खर्च किए तो दूसरे की इनकम हो गई, तो इसमें से भी हटा दो 25, बचा कितना हो गया 25। फिर वंस मैंस स्पेंडिंग अनदर मैंस इनकम 12.5, यहाँ पर भी कितना बच गया 12.5, ठीक है। उसके बाद वंस मैन स्पेंडिंग अनदर मैंस इनकम -6.25, कितना हो जाएगा 6.25। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनकम 200 करोड़ नहीं हो जाए। 200 करोड़ का हाफ कर दो, 100 करोड़, सेविंग्स भी कितनी आ जाएगी 100 करोड़। इस तरीके से इसको प्रोसीजर को करना है आपको। तो आपको यही समझाना है एक्सप्लेनेशन में कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। तो वंस मैन स्पेंडिंग इज अनदर मैन्स इनकम, ये वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर है, ठीक है। मल्टीप्लायर प्रोसेस ऐसे चलता है कि इनकम तब तक ये मल्टीप्लायर प्रोसेस चलेगा जब तक इनकम डबल ना हो जाए, 200 करोड़ ना हो जाए। क्लियर है। तो आपको एक चीज़ समझानी है कि भाई पहले राउंड में 100 से हम लोग 50 हमने कंज्यूम किया, फिर 50 हो गया, फिर दूसरे राउंड में हमारे पास 50 से 25 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर तीसरे राउंड में हम लोग 12.5 को यहाँ ले आएंगे, फिर 6.25 उसमें से माइनस कर देंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनकम 200 करोड़ ना हो जाए, बस यही वर्किंग है मल्टीप्लायर की। आइए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। फॉरवर्ड वर्किंग में बता रहा हूँ डायग्राम में, दिस इज फॉरवर्ड वर्किंग। ऐसे लिख लीजिए आप, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ये देखिए, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ हम लेंगे वाई सारा खेल, और यहाँ लेंगे इन्वेस्टमेंट। अभी डिमांड बढ़ाएंगे, AD से AD डैश कर, तो I से Y डैश हो जाएगा, I से I डैश हो जाएगा। देखिए सही है कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से इंक्रीज़ हो रहा है डेल्टा I, तो इनकम कितनी सी होगी 200 करोड़ से, डेल्टा Y। देखिए ये बन जाएगा हमारे लिए भाई, डिमांड 100 पे इक्विलिब्रियम आ गया, पर डिमांड जा कहाँ सकती है 200 तक जा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट हम 100 करोड़ बनाएंगे तो इनकम कितनी होगी 200 करोड़। तो देखिए 200 करोड़, तो बन जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हो जाएगा फिर फुल इक्विलिब्रियम। ये फॉरवर्ड है। कैसे पता लगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ क्या होगा इनकम। तो ये फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर है, और फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर में इनकम बढ़ रही है हमारे पास। तो कैसे शो करोगे, 100 करोड़ से या 200 करोड़ से, 200 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 100 करोड़ से, तो ये पॉइंट बन जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बन जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। क्यों, हमारी डिमांड्स 200 करोड़ तक जा सकती थी, ठीक है। तो कैसे बताओगे, ओ एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ओ एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम लोग इनकम। तो हम एडिशनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से, पहले मान लीजिए
200 करोड़ था, अब 300 करोड़ कर दिया, तो डेल्टा कितना आ गया 100 करोड़। तो इनकम भी 200 करोड़ से बढ़ गई, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 200 करोड़। विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम, सिंपल सी बात है, ई से E1 कर देते हैं, ई से E1 इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा ई से E1 पे, ये ध्यान में रखना आपको। क्लियर है? तो ये डायग्राम हो गया फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, फिर वो एग्जाम्पल बताया था मैंने वो आएगा, फिर टेबल आएगी, फिर डायग्राम आ जाएगा। ये डायग्राम ध्यान रखना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगा। दोनों टेबल और एक्सप्लेनेशन को समझा सकते हैं कि भाई इस तरह से ये पूरी वर्किंग मल्टीप्लायर की होगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लायर। तो हमने फॉरवर्ड वर्किंग तो पढ़ ली, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से रखिएगा, हमने फॉरवर्ड वर्किंग पढ़ी है। वर्किंग में ध्यान रखना टेबल और डायग्राम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। देखिए, फॉरवर्ड वर्किंग के अंदर इंक्रीज इन इनकम ज़्यादा बढ़ेगी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो डेल्टा आई तो बढ़ ही रहा है, पर उससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, डेल्टा वाई, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, के इंक्रीजेस MPC ऑल्सो इंक्रीजेस। के का मतलब क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं MPC इंक्रीजेस, के ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए करके दिखाते हैं। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, कितना आ गया अपने पास 0.5, कितना हो गया 2। क्लियर है? दूसरा, अगर मान लीजिए हम इसको डिक्रीज़ कर दें 0.4, तो कितना हो गया यहाँ पर 0.6। ठीक है, तो 1/0.6 अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास, करिएगा सॉल्व, 1.666 को समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा MPC बढ़ रहा है उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है। ये ध्यान में रखना आप चीज़। क्लियर है? देखिएगा इसको, इस तरीके सॉल्व होगा ये। तो मल्टीप्लायर और MPC में रिलेशनशिप जो होता है वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ध्यान रखना है चीज़ का। तो ये चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, MPC घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा। तो MPC हमने घटा दिया, मल्टीप्लायर भी क्या हो गया, घट गया। ये तरीका है। फिर MPS बढ़ेगा, मल्टीप्लायर घटेगा। इसमें तो चलती है पॉजिटिव रिलेशनशिप और इसमें चलती है नेगेटिव रिलेशनशिप। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? देख लीजिएगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास मल्टीप्लायर की। वही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन ये है, वैल्यू ऑफ MPS कैन नेवर बी नेगेटिव, ट्रू या फॉल्स। MPS की वैल्यू मैंने बताया था, एडिशनल चीज़ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर आएगा हमेशा ट्रू। क्योंकि एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी इनकम भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो इसलिए MPS कभी भी
नेगेटिव नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखिए करेंगे कैसे इसको क्वेश्चन को। एक्सेस डिमांड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस एग्रीगेट डिमांड, दिस इज ई एंड क्यू। यहाँ हम लोग लेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब एक्सेस डिमांड होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन द अवेलेबल आउटपुट, इसको हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो किससे, एज़ कम्पेयर टू अवेलेबल आउटपुट। तो करते हैं इसको सॉल्व। RST देखिए करेंगे सॉल्व। दिस इज़ वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। एक्सेस डिमांड वही एरिया होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है किसी से, एग्रीगेट सप्लाई से। तो करते हैं सॉल्व। देखिए AD माइनस AS, ये पॉइंट हो गया हमारे लिए फुल एम्प्लॉयमेंट। AD का एरिया देखिए कितना है, एग्रीगेट डिमांड का एरिया करके देखते हैं। देखिए माइनस एग्रीगेट सप्लाई का एरिया देखिए कितना है, ST। क्या क्या कैंसिल करेंगे, T से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, RS। इतना एरिया था हमारे पास किसका, एक्सेस डिमांड का। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बना हम 2-3 तरीके से सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा आपका सूट कर रहा है। तो एक्सेस डिमांड को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले उसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो इसकी थ्योरी और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी अवेलेबल हमारे पास एक्सपेंडिचर है, पब्लिक ज़्यादा खर्चा कर रही है एज़ कम्पेयर टू अवेलेबल लेवल ऑफ आउटपुट। अभी अगर हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखें, दूसरे तरीके से बनाने देखें, तो दिस इज़ AS, दिस इज़ AD, ये हमारे पास Q हो गया। अभी ये वाली तो ओरिजिनल है, ये वाली भी ओरिजिनल है। अब देखो AD हमारे पास एक है, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ओरिजिनल है। अब हम लोग इसको AD डैश कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये लाइन ऊपर है AD डैश की, ये वाली लाइन देखो AD की नीचे है। तो इतना एरिया क्या हो गया, एक्सेस डिमांड का। तो आप दोनों तरीके से कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, ये एक्सेस डिमांड होती है। क्लियर है। तो एक्सेस डिमांड वही सिचुएशन है जहाँ पर जितना भी हमारे पास एक्सपेंडिचर और इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। और ई पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास AD इक्वल टू AS। उसके बाद हम देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का थोड़ा उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। सबसे पहले इसको फुल एम्प्लॉयमेंट दे दो। वैसे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं इकनॉमी में टेक्निकल चेंजेस की वजह से लोग फिर भी अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ डिमांड कम है किससे, सप्लाई से। तो कैसे बोलेंगे इसको, व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड इज़ कंपैरेटिवली लेसर देन द अवेलेबल आउटपुट, इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। वापस से देखते हैं कितना एरिया है, AD माइनस AS। तो AD का एरिया देख लेते हैं हम लोग कितना है, MN करके देखते हैं। देखिए सही बैठता है नहीं बैठता है। AS का एरिया देखिए कितना होगा, LM है LN। तो देखिए LN करके देखते हैं पहले तो।
तो एन एन से कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, एम एल। दिस इज़ द एरिया ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, जहाँ डिमांड कम होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। उधर भी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। इसको भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो आपकी दोनों वेले, आप किसको, इसको इन्फ्लेशनरी गैप, इसको एक्सेस डिमांड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इक्विलिब्रियम के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड बनती है। अब आगे हम देखते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है, देखिए पहला होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट। जहाँ ईडी किसके इक्वल होता है, एएस के। ये देखिए, पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं होता, देखिए अभी भी हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं होता कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि भाई कोई लोग सबको रोज़गार मिल गया, नहीं। इसलिए दो केस होते हैं यहाँ पर, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं, इंडस्ट्रियल, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्क इज़ अवेलेबल बट द पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू वर्क। एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ये वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी के अंदर डिफरेंट है, वर्क इज़ नॉट अवेलेबल बट द पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये ध्यान में रखना है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो हम पढ़ने जाएंगे वॉलंट्री और इनवॉलंट्री। वॉलंट्री और इनवॉलंट्री कौन से समझ लेना। वॉलंट्री इकनॉमी में कैलकुलेट नहीं होता है, इनवॉलंट्री इकनॉमी में कैलकुलेट होता है, क्योंकि भाई काम तो अवेलेबल नहीं है बट पर्सन तो करना चाहता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो आइए सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम पढ़ेंगे अब अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने अभी बनाया था फुल एम्प्लॉयमेंट, पर मैंने आपको बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरी कंट्री के अंदर सबको रोज़गार मिला हुआ है। कहीं ना कहीं पर्सन ऐसे भी हैं जिनको प्रॉपर सारी की सारी रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो टेक्निक में चेंज आ गया। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग डेफिशिएंट डिमांड का और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। अंडर एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट वही सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए हमारी कैपेसिटी है 100 मोटरसाइकिल्स की और डिमांड कितनी हो गई 120। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कभी कभार हमारी कैपेसिटी 100 और हमारी डिमांड ही 80 है, तो हम कितना कवर नहीं कर पा रहे हैं? एक्स्ट्रा 20 कवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमें 20 और ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं। तो देखिएगा,
अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिफर टू सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये मैंने आपको बताया कि भाई आपकी कैपेसिटी कितनी की है, 100 मोटरसाइकिल्स की, ठीक है, बट आपकी डिमांड कितनी है, 100 से ज़्यादा हम जा नहीं सकते, तो हमारी डिमांड कितनी, मान ली 80 की है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको Q और E दे देते हैं नाम, दिस इज AD/AS। तो यहाँ भी AD=AS है, बट ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैंने अभी बताया था हमारी कैपेसिटी और ज़्यादा आगे जा सकती है, तो हम डिमांड बढ़ा सकते हैं। Q से किस पे जा सकते हैं, Q1 पे, ध्यान रखना है चीज़ का। E से किस पे जा सकते हैं हम लोग, E1 पे, यहाँ हम दे देते हैं S, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो अब E से E1 पे जा सकते हैं, ये बन जाएगा अब फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट वही सिचुएशन होती है ना, AD/AS के इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहाँ पर है, यहाँ रिसोर्सेज का कम यूज़ हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। इतना एरिया क्या हो जाएगा, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेफिशिएंट डिमांड, और इतना एरिया क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ Y, O और X। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना, बहुत इजी है। दिस इज Q। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए हम, E से किस पे आ गए, E1 पे। कर सकते हैं सॉल्व इसको, देखो। तो ये केस होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, ठीक है। हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वही होती है जहाँ पर AD/AS की इक्वल तो होती है, बट रिसोर्सेज यहाँ पर फुल्ली तरह से यूटिलाइज नहीं होते हैं। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, डेफिशिएंट डिमांड, मान लो हमारी कंट्री में 100 के स्कूटर की डिमांड नहीं है, हमने प्रोड्यूस तो कर दिए, पर हमारे पास 80 ही की डिमांड है, तो क्या असर पड़ेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा हमारे देश में। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर AD/AS तो इक्वल है, ध्यान रखना है चीज़ का, AD/AS तो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। ये देखो, रिसोर्सेज हमने सिर्फ 100 के यूज़ किए हैं, 120 की कैपेसिटी, हमने 80 के यूज़ किए, हमारी कैपेसिटी 100 की है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमारे को। तो पहला कॉन्सिक्वेंस, पहला हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा हमारे देश में, इक्विलिब्रियम। ये देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया E पॉइंट पे, डिमांड कम है, कर सकते हो ना। E से किस पे जाना है हमारे को, फिर E1 पे। दूसरा डिफ्लेशनरी गैप हो जाए, कम है किससे कंपैरेटिवली, सप्लाई से। देखो S और E1 को देखो, E1 ऊपर है, मतलब नई डिमांड है, और S नीचे बना हुआ है, ये ध्यान में रखना। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर डिमांड सप्लाई से इक्वल है, बट हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट से वो दूर है काफ़ी। दिख रहा होगा आपको, ये AD है पुरानी डिमांड, AD1 नई डिमांड है। कंपेयर करो एग्रीगेट सप्लाई को, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट सप्लाई अभी भी क्या है, ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। बता दिया आपको मैंने, डिफ्लेशनरी गैप वही होता है जहाँ पर डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। E1 और S पे ध्यान दो बस। तीसरा कॉन्सिक्वेंस हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा, अनडिजायर्ड स्टॉक। अब अनडिजायर्ड स्टॉक को सही करना पड़ेगा आपको, कैसे करोगे सही,
पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। सही कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि सप्लाई तो 100 स्कूटर की है और डिमांड कितने की है? 80 की। तो कितना अनडिजायर्ड पड़ा है? 20। दैट इज़ अनडिजायर्ड स्टॉक। अब भाई आप 100 आपको बेचना था, डिमांड ही 80 की है, आप बेच कितना रहे हो? 80। तो 20 का नहीं बेच रहे हो तो क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का लॉस भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास Q1 है, E1 E से हम E1 पे चले गए, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट बन गया क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। देखो ना आप कि भाई हम 100 की सप्लाई कर सकते हैं बट डिमांड ही 80 की है, तो यहाँ पर पहला कॉन्सिक्वेंस आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये लीजिए अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप सबसे पहले ध्यान रखें ओरिजिनल डिमांड है, ये डिमांड बढ़ी हुई है, बट सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट वो ध्यान रखना है यहाँ पर सप्लाई का। ये एग्रीगेट सप्लाई है, सप्लाई अभी भी थोड़ा ऊपर बना देता हूँ मैं, बढ़ी हुई है। दिख नहीं रहा आपको? ये देखिए, ये एस पॉइंट नीचे है, E1 पर है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा जैसे ही हम डिमांड बढ़ाएंगे। अब ये डेफिशिएंट डिमांड हमारी कंट्री में रहेगी तो क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे भाई? पहली चीज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होंगे, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड कम होगी किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। ओरिजिनल को देखना है हमको। तीसरा हमारे पास अनडिजायर्ड स्टॉक, 100 की सप्लाई है, डिमांड 80 की है, तो कितना अनडिजायर्ड हो गया? 20 का। जब हम 20 बेच ही नहीं रहे हैं तो चौथा कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? फोर्थ, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब याद करिएगा, मैंने आपको कुछ बताया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो इसको सही करने के लिए, डेफिशिएंट डिमांड को सही करने, डिमांड कम है मान लीजिए, क्या करेंगे? दो पॉलिसी होती है हमारे पास। पहली होती है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैं मिटा देता हूँ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, मॉनेटरी मतलब मनी पॉलिसी। अब भाई देखिए, डिमांड कम है, दिस इज AS, दिस इज AD, दिस इज E, दिस इज Q। तो हमारे पास AD और AS का डायग्राम आ गया। ये हम वापस समझा रहा हूँ आपको। ये बन जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बन जाएगा हमारे लिए फुल एम्प्लॉयमेंट। तो E से हम किस पे जाएंगे? E1 पे। तो डिमांड थोड़ी बढ़ा देते हैं, AD से AD डैश कर देते हैं, तो इतना एरिया क्या हो गया हमारे लिए? डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड। अभी डिमांड बढ़ाने के लिए करें क्या? AD है, डिमांड बढ़ गई, AD डैश, डिमांड बढ़ गई तो आउटपुट भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई। दिस इज द एरिया ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ देखो किसे कहते हैं डिफ्लेशन के? जहाँ AD कम हो किससे? AS से। तो AS ज़्यादा बड़ी है, ये AS का डायग्राम एज कंपेयर टू ठीक है। तो ये एरिया क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फिस्कल मतलब जो भी हमारे टैक्सेस से रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है। तो सबसे पहली बात भाई, डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्चे ज़्यादा करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कोई सिचुएशन आ गई ऑड, उसमें गवर्नमेंट खर्चे का कम कर रही थी, अब ज़्यादा करेगी। जैसे मतलब भाई रोड्स बनवाएगी, डैम्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, तो टैक्स बढ़ाएगी या घटाएगी? टैक्स रिड्यूस कर देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्चे ज़्यादा करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। टैक्स रिड्यूस कर देगी तो क्या होगा? ऑन द अदर हैंड, बाय लोअरिंग द टैक्स द गवर्नमेंट इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, एग्रीगेट डिमांड रेज आउट एंड डेफिशिएंट डिमांड इज मैनेज्ड। डेफिशिएंट डिमांड है सही हो जाएगी। करके देखते हैं, देखिए कैसे। AD में से AS हटाता हूँ, AD का एरिया देखो E1, S और Q लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल AD का एरिया देखो SQ, और AS का एरिया देखो E1 Q। Q से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? SE1। यही तो एरिया था डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड का।
था कि नहीं था? तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, S1E1 इज़ एलिमिनेटेड। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया? E1। ई को भूल जाओ, हम ई से किस पे चले गए? E1 पे। टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे। पब्लिक बोरिंग, भाई पब्लिक बोरिंग का मतलब होता है 3 जगह से लोन मांग सकती है पब्लिक। तो RBI गवर्नमेंट, RBI से, जनरल पब्लिक से और वर्ल्ड बैंक से। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है भाई, डिमांड कम है तो डिमांड को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? गवर्नमेंट बोरिंग्स करना कम कर देगी पब्लिक से। जैसे जनधन योजना कम हो रहेगी, रिड्यूस बोरिंग्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद मोर बोरिंग, चौथा मोर बोरिंग्स, पब्लिक से तो बोरिंग कम कर दी तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, लिक्विडिटी ज़्यादा बचेगी। मोर बोरिंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स, ये RBI। जितने ज़्यादा RBI होगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल सी बात है, डिमांड कम है उसको ज़्यादा करनी है, तो रेपो रेट वही सेम टू सेम याद रखना, रिड्यूस कर देंगे। CRR रिड्यूस कर देंगे, SLR रिड्यूस कर देंगे। SLR रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक को ज़्यादा गोल्ड रखेगी या कम रखेगी? ऑब्वियसली बात है, जब SLR रिड्यूस हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक को कम गोल्ड रखना पड़ेगा। ज़्यादा गोल्ड किसके पास जाएगा बताइए? सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक के पास मान लीजिए गोल्ड का रेशो अब कम हो गया, पहले उसको 20 रखना था, अब 18 हो गया। हालांकि SLR किसके पास रहता है? सेंट्रल बैंक के पास ही रहता है। तो 20 से मान लीजिए 18 हो गया, 100 में से उसको 20 kg के जगह अब 18 kg रखना है। ठीक है, तो SLR कम होल्ड करा कमर्शियल बैंक ने, तो कम होल्ड करा तो सबसे ज़्यादा किसके पास चला गया? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक ज़्यादा मनी सप्लाई करेगी, ऑब्वियसली बात है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे भाई? डिमांड बढ़ाने के लिए सेल करेगी सिक्योरिटी, RBI परचेस करेगी। RBI सारी की सारी सिक्योरिटी आप लोगों से परचेस कर लेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यही हैं जिससे हम डिफ्लेशनरी गैप को सही कर सकते हैं। SLR का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि SLR के अंदर फिर से बता रहा हूँ, कैश, गोल्ड, अनइनकम्बर्ड फॉरेन सिक्योरिटी आती है। SLR हमेशा कमर्शियल बैंक के पास रहता है। SLR घटता है तो कमर्शियल बैंक को कम गोल्ड रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। कम गोल्ड रखना पड़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका उल्टा कर दें, SLR मान लो बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा गोल्ड रखना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास कम गोल्ड पहुंचेगा, ऑब्वियसली बात है। CRR घट जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये अंडर से हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल जाएंगे। इस तरह से हम डेफिशिएंट डिमांड को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही आ जाएगा हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड का। ये ध्यान रखना, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल फाइनेंशियल रिलेटेड, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी, टैक्सेस कम करेगी, बोरिंग्स कम हो जाएंगे, और ज़्यादा बोरिंग किससे करेगी? वो RBI से। मॉनेटरी मैंने आपको बता दिया, रेशो, रेट्स, मॉरल सुएशन भी आ जाएगा इसमें। मतलब बोलेगी कि भाई सबको लोन दो, तो दोनों ही आएंगे इसमें मॉनेटरी में। क्वांटिटेटिव और वो मनी वाले याद रखना, बैंकिंग वाले जो मैंने कराए थे आपको, क्वालिटेटिव। राशनिंग हट जाएगी, कोटा हट जाएंगे, बोले भाई आपको आप 25,000 नहीं 45,000 का भी लोन ले सकते हो। तो ये फिस्कल और मॉनेटरी हो गए हमारे पास। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।